नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी गीला का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि फिर भी आप भाई भतीजों के तारीफ के पुल बांटते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरों से ईश्वर बचाएं। अब आगे की कहानी। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि यह भोदू किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए हैं। जुअराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। और अभी तक आया नहीं, बड़ा शैतान है। आज बच्चा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूँ बिगड़कर तैस के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संजोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आ गया? तुझे वह ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है। यह आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान और बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई, कहाँ गया था। कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो गया। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं। हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वह क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है ना, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देरी होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है। विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे लगाए होते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं, मैंने कितने जोर से डांटा, बच्चा की जान ही निकल गई होगी। देख लेना, जो फिर कभी देर में आए। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं? क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए। उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल ऊँट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां, कभी कनकवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातः काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें
और लड़के गली गली भटकते फिरे। कभी कभी आप सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूख जाते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूँ घुमाओ, यूँ गोता दो, यूँ खींचो, यूँ ढील दो, ऐसे तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले। तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को तो खराब ना कीजिए, बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बंगले झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी ना पसीजते थे। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ हैं, गुब्बारे उड़ेंगे, बिलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा। हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम पे कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आकुदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने को नहीं। 2-4 व्यक्ति ऐसे निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलाएं, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपके प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि बरपक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंद्य है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था। यह क्यों, वह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर खड़ी हुई हो और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं। आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है?
दान रुपए पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशु दान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आई है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप है कि कान पर जू नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मजा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुँह से रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझी को मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह तो कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह जरा मामूली सी देर में घर आते हैं तो प्राण नहीं में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला और रूप धन का देवता भी दे दे, तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं, कदापि नहीं, तथा प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव पर सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार